Okay, so a very interesting topic and this is known as viscosity. So ये next phase आ गया। अब हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिया, फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जोर लगेगा विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी एक नया टॉपिक आ गया। क्या होता है ये, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। विस्कोसिटी का बेसिक मतलब वही है जो काम फ्रिक्शन का था सॉलिड्स के केस में। आप एक ऑब्जेक्ट को जब धक्का मारते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था, तो वो कहीं ना कहीं एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट करता था जो उस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की ट्राई करता था। विस्कोसिटी भी वही है। जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसको रोकने की जो कोशिश करता है वो और कुछ नहीं बल्कि उसकी विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये वाटर लेवल है, ठीक है, तो यहाँ नीचे पानी ना आता है, और ये सी बेड ले लेते हैं। ठीक है, सी बेड है ये, तो सी बेड दिख गया हमारे को, ऊपर से पानी फ्लो करने लगा। अब यहाँ पर सोचिए बहुत तेज हवा चल रही है ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है ऊपर। तो यहाँ हवा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये पानी के पार्टिकल को भी उतनी तेजी से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे वो सी बेड की तरफ आने लग जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, पानी का लेयर भी तो इन कांटेक्ट वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो और कुछ नहीं बल्कि सी बेड है। तो सी बेड पे भी पानी को जो है वो आगे की तरफ उसी स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होता है, सी बेड उसको जाने नहीं देता। वो कहता नहीं नहीं, पानी के लेयर को बोलता है नहीं तुमने आगे नहीं जाना। तो जो इन कांटेक्ट यहाँ पर होगा उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। जैसे जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट धीरे धीरे ऊपर आता है तो नीचे वाला लेयर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्पीड का कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, दो। तो बेसिकली क्या होगा, कंपैरेटिवली जो स्पीड होगी वो ऊपर की तरफ जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो एज वी गो डाउन कंपैरेटिवली स्पीड जो है कम होने लग जाती है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग चलो बताता हूँ। मान लो समुद्र में तूफान आ गया, तो उस कंडीशन में मछलियां क्या करेंगी, वो नीचे चले जाएंगी। सही बात है ना, ऊपर रहेंगे तो वो उनको तो भाई ट्रैवल करके पानी हवा के साथ ही वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगी। तो उसमें हाउ डू दे स्टे सेफ, दे गो डाउन एंड स्टे नियर द सी बेड, है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऊपर रहेंगे तो बहुत तेजी से ड्रिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि जितना आप सी बेड के पास रहोगे उतना पानी का फ्लो रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं सी बेड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, विस्कोसिटी। जनरल टर्म्स में बताता हूँ। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन रखता हूँ, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन में मैं बोलूँ कि एक काम करो, एक पानी की बूंद और एक हनी की बूंद फेंकिए, ठीक है। तो हनी की स्पीड कंपैरेटिवली नीचे जाने की कम है, क्यों, क्योंकि ग्राउंड और हनी के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हनी ज्यादा विस्कस लिक्विड है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो विस्कोसिटी और डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी का मतलब होता है कितना डेंस है, कितने मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, फ्रिक्शन की तरह रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा क्रिएट करता है कौन सा फ्लूइड, वो और कुछ नहीं बल्कि विस्कोसिटी रहता है। अब देखो, इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो बर्नौलीज थ्योरम की एक लिमिटेशन दिख रही है। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जितना भी काम किया वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम लोगों ने जनरली लगाया था, तब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बोला था कि फ्रिक्शन होगा तो मेन एनर्जी में से या मेन इनिशियल एनर्जी में फ्रिक्शनल एनर्जी माइनस हो जाती है। सेम गोज ओवर हियर, अगर विस्कस फ्लूइड होंगे तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी विस्कोसिटी भी अपने पास खा जाएगा। हेंस इसका मतलब हुआ, एक मिनट, हेंस इसका मतलब हुआ बर्नौलीज प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्टेड है फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड्स ओनली। नोट कर लेंगे प्लीज, बर्नौलीज थ्योरम इज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन विस्कस फ्लूइड्स ओनली, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कोई होता नहीं कि जीरो विस्कोसिटी हो, पानी की भी विस्कोसिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट इन बर्नौलीज इक्वेशन, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट समझने वाली चीज है।
नॉन विस्कस फ्लूइड्स ओनली। अच्छा, क्या डाउट था आपका? ओके, ठीक है, कूल है यहाँ पर। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं विस्कोसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला देता हूँ। मान लीजिए एक पाइपलाइन है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होगी, समथिंग लाइक दिस, है ना, एक पाइप है। अब इसमें अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो पाइप की सारी वॉल्स हैं वो सब पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। हेंस जो जो वॉल के साथ है उनकी स्पीड ना के बराबर की होगी आगे जाने की। लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाएगा, पाइप के सेंटर की तरफ, वैसे वैसे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। दोनों तरफ से देखा जाए तो इसका मतलब है वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर होती है? सेंटर ऑफ द पाइप में। पानी सबसे ज्यादा स्पीड से कहां निकलेगा? सेंटर में। कॉर्नर पे आपकी रिस्ट्रिक्शन, रोकने की चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहां से हम लोग सीखते हैं बेसिक विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो विस्कस फोर्स कहता है, विस्कस फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। ये फोर्स डिफाइन करती है कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी को रोकने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। प्लस आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं? आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस फैक्टर को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम बुलाते हैं dv by dx. We call this as velocity gradient. We call this as velocity gradient. Please remember this. फिजिक्स में कभी भी आपको टर्म ग्रेडियंट दिखता है तो इसका मतलब है जो भी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, जो उससे पहले वर्ड लिखा गया है, दैट थिंग अपॉन लेंथ कर दो, ठीक है। जैसे जनरल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? दो चीजों का रेशो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा होगा तो टेम्परेचर अपॉन लेंथ हो गया, ठीक है। और ये जनरली ग्रेडियंट जो वो चेंज होता है, मतलब dy बाई dx या dv बाई dl, ऐसी चीजें लगेंगी यहाँ पर। तो आपको समझ में आया? जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हेंस इसको अगर हम लोग कनेक्ट करें तो फॉर्मूला बन जाता है इज इक्वल टू ईटा a dv by dx, where eta is coefficient of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब ये जैसे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू से एक्सप्रेस करते हैं, वैसे विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट हम लोग ईटा से एक्सप्रेस करते हैं। एन लिख के सिर्फ नीचे पैर खींच दिया उसका, नॉर्मल एन, लास्ट में रोका नहीं, उसको नीचे तक ले गया और कर्व कर दिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ईटा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कांस्टेंट क्या बना? ईटा। अब इसका मैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो क्या होएगा? चलो मैं निकाल देता हूं। यस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा क्या होगा? ईटा इज इक्वल टू एफ डीएक्स को इंटीग्रेट करो, क्या होता है? एल इंटू ए बाय वी, आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था? m1 l1 t माइनस टू, एल का क्या है? l1, एरिया का क्या है? l2, वेलोसिटी का क्या है? l1 t माइनस वन। यहां से हमारे को आंसर मिल जाता है m1 l माइनस वन t माइनस वन। इसका मतलब एसआई यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ ईटा इज एक्चुअली है पॉइजलीज, ठीक है, पॉइजलीज। पॉइजलीज मतलब P और L से एक्सप्रेस करते हैं, ये वही है केजी पर मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट भी लिख देता हूं मैं, ये ज्यादातर यूज होता है। सीजीएस यूनिट है पॉइज। 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज,
बच्चे कुछ याद कर लीजिए, ये टर्म्स कई बार काम आते हैं, ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आराम से एंड विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, देखिए ये जो है ना, ये कैसा है कि अगर कोई बोट पानी की लेयर के ऊपर चल रही है तो वो कितना विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग वो बात कर रहे हैं। जनरली जहां पे विस्कोसिटी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं वो है कि अगर पानी के ग्लास के अंदर में कोई चीज फेंकू, ठीक है, एक टैंक है पानी का, उसके अंदर एक बॉल को फेंका, तो वो जो बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो लेट मी टॉक अबाउट दैट। वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस फॉर्मूला को हम लोग बुलाते हैं स्टोक्स लॉ। ये कैसा होगा, जब आप पानी या किसी लिक्विड की लेयर के अंदर वर्टिकली घुसते हैं तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अलोंग विद द बाइंड फोर्स तो लग ही रहा है जो आपको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एयर रेजिस्टिव फोर्स लगती है। वो एयर रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी, लेट मी टॉक अबाउट इट। तो वो स्टोक्स लॉ में बढ़ते हैं हम। नहीं, एयर रेजिस्टिव मतलब फ्लूइड रेजिस्टिव, किसी भी फ्लूइड में जाओगे तो रेजिस्टेंस मिलेगी ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा आ गया लिक्विड हमारे पास, ठीक है, एक लिक्विड आ गया। अब एक काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अंदर फेंकते हैं, ठीक है, ये है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए इस बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी है रो, और ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो ऐसे केस में एक विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे बाइंड फोर्स लगता है वैसे विस्कस फोर्स लगता है। अब इस विस्कस फोर्स का अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल मेरा कंसर्न वो विस्कस फोर्स जानना है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो मैं ये बोल देता हूं, दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहली चीज ऑब्वियसली कैसे लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज कितना उसका रेडियस है ना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। आई टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी, आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे एकदम अल्टीमेट समझ में आएगा पक्का। और लास्ट थिंग इज कितनी स्पीड से गया है, कितनी स्पीड से सिस्टम के अंदर गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हमारे को क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे बेसिक वो डायमेंशनल फॉर्मूला वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इज इक्वल टू के ईटा पावर ए आर पावर बी वी पावर सी, याद है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालना, वो वाली कहानियां वापस आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू ईटा वन का क्या है m1 l माइनस वन t माइनस वन रेस्ट पावर a, r का क्या है l1 t माइनस वन रेस्ट पावर b, v का क्या है सॉरी l1 t रेस्ट पावर, आई एम रियली सॉरी, इसको मैं c लिख देता हूँ, उसको b लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया बाई चांस, ठीक है। अब क्या होगा, पावर्स ऐड कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा बच्चा, m रेस्ट पावर a l रेस्ट पावर माइनस a प्लस c प्लस b एंड t रेस्ट पावर माइनस a माइनस c। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया 1, माइनस a माइनस c माइनस 2 के बराबर है, तो माइनस 1 माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, तो c का वैल्यू भी आ गया 1। अब अगर c 1 है a 1 है तो माइनस a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 1, तो माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू भी कितना आ गया 1. This implies what is the formula? The formula is F is equal to K eta RV, where K is equal to 6 pi. The force is equal to 6 pi eta RV. ठीक है, I'll give you time to write it down. पहले मेरी बात सुन लीजिए ढंग से। यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड सब मूवीज में एक चीज देखी होगी, जब स्काई डाइव करते हैं वो लोग, है ना, हीरो या विलन कूद गया, हीरो भी कूद गया, ठीक है। अब अगर हीरो कूदा है तो उस कंडीशन में क्या, देयर आर टू मेथड्स,
एक है जनरली स्काई डाइविंग करने जाते हो तो दे टेल यू टू लाई डाउन हॉरिजॉन्टली एंड फ्लोट, है ना, आपको आपके हाथ ऊपर करने हैं, आपके अपने पैर ऊपर करने हैं, ठीक है, और जितना बढ़िया तरीके से आप ऐसे रहेंगे उतना बेटर आपको ऐसे रहना है आपको, बस इस सेंस में। और मैं अपनी बॉडी को पूरा लिटा दूंगा तो आप ज्यादा सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, आपका रेडियस ज्यादा रहेगा, आपका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगेगी, आप स्लोली नीचे जाएंगे। तो स्काई डाइव करना लेके जाते हैं तो दे डू इट लाइक दिस, सबने देखा होगा, दे मेक अ सर्कल, दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ, दे गो दिस वे ताकि ज्यादा देर तक हवा में रहे, ठीक है। अगर किसी को पकड़ना है तो क्या करते थे मूवीज में, ऐसे पकड़ते अपनी बॉडी नीचे सीधा वर्टिकली ऐसे जाते हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे नीचे जाने के दे गो लाइक दिस। तो क्या है, कंपैरेटिवली आपका रेडियस कम हो गया, रेडियस कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स कम हो जाएगी, तो आप फ्री फॉल ज्यादा तेज करोगे, इसीलिए वो अपनी बॉडी को ऐसा बना के और नीचे जाते हैं। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो वो ज्यादा तेजी से पकड़ लेंगे, यही कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहां पर लगेंगे। अब मेरी बात समझिए, इस बात को ढंग से समझिएगा, अगर आप सीधा से गिरे हैं सिर्फ नॉर्मली वो फ्री फॉल, ठीक है, तो आपकी स्पीड इनिशियली कुछ नहीं थी, तो आपके ऊपर विस्कस फोर्स का वैल्यू कुछ और रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जंप करके किसी स्पीड से जिस प्लेन से आप कूदे उस अपने आपको धक्का मारा है, तो अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो कंपैरेटिवली आपकी विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगी। आप जब गिर भी रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उस समय विस्कस फोर्स भी बढ़ती जा रही है जो कि आपको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें, और ऑब्वियसली यही अगर आप पानी के अंदर कूदे और हवा में कूदे डिफरेंस है ना, पानी जल्दी रोक देगा, हवा में कंपैरेटिवली कितनी तेजी से नहीं रोक पाएगी वो, क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा विस्कस है इन कंपैरिजन टू एयर, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। अब आपको समझ में आया, जब आप वर्टिकली नीचे जाएंगे तो ईटा आर और वी कैसे कैसे वेरी करवाता है, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को फोर्स कैसे वेरी करती इन सब चीज के ऊपर। अभी जो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया और ऊपर का जो एग्जांपल केस दिखाया था, ये इसको डिस्कस करते हैं। चलो मैं एक चीज समझाता हूं, यहां पर भी वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे अभी, वी कॉल इट एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहता है, देखो अच्छे से समझना, मैंने क्या बोला, एक कंटेनर लेते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, है ना, एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर एक ऐसे फ्लूइड डाल देते हैं, सही है, एक फ्लूइड डाल दिया और मैंने एक बॉल को अंदर फेंक दिया, फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। नाउ दिस बॉल इज गोइंग डाउन, अच्छा दिस बॉल हैज गॉट अ डेंसिटी सिग्मा, सही है, लिक्विड हैज गॉट डेंसिटी रो, ठीक है, एंड दिस बॉल इज एक्चुअली गोइंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। सिंस दिस इज गोइंग विद वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा, एक बाइंड फोर्स लगेगा और एक खुद का उसका वेट लगेगा। कोई प्रॉब्लम यहां पर, सिंस द बॉल इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट एक्सेलरेशन कुछ नहीं है ना, जीरो एक्सेलरेशन या जीरो फोर्स का मतलब क्या होता है, इधर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, दैट w इज इक्वल टू fv प्लस fb, करेक्ट। सो व्हाट इज वेट, वेट आएगा सिग्मा vg, करेक्ट। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बाइंड फोर्स क्या होगा, बाइंड फोर्स होगा रो वी जी, और विस्कस फोर्स क्या होगा, वो होगा 6 पाई ईटा आर वी। तीनों चीजें पता लग गई, पहली, दूसरी और तीसरी, और मैं इस ब्लॉक इक्वेशन के अंदर इन तीनों वैल्यूज को डाल देता हूं। तो जैसे ही मैं डालूंगा मेरे को क्या मिलेगा, सिग्मा वी जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी
प्लस रो वी जी। तो मैं जरा शफल करता हूं इन सबको। जैसे मैं शफल करूंगा क्या होगा, सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोई प्रॉब्लम? अब वॉल्यूम किसका डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, that is 4/3 pi r cube g is equal to 6 pi eta r v। तो पाई पाई कैंसिल, r क्यूब का स्क्वायर रह गया, r कैंसिल, 6 में 3 रह गया, ये 2 रह गया, कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो जो कॉमन दिख रहा था। हेंस इसका मतलब v का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2/9 r square g by eta सिग्मा माइनस रो। दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है, देखो हम लोगों ने आज तक टिल डेट जो भी पढ़ा हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी कोई चीज फ्री फॉल गिरेगी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है। लेकिन आप सब ने एक चीज हमेशा नोट की है, तो उसमें क्या लिखा होता है, निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब यहां पर किसी फ्लूइड में तुम कूद रहे हो तो निग्लेक्ट थोड़ा करूंगा मैं। How can I neglect air resistance in this case? So क्या होगा, अब एक्चुअल में बात समझो, when you are falling down, you are falling with constant acceleration, but there is a buoyant and a viscous force acting upwards, which is actually reducing your acceleration. ठीक है, तो मतलब तुम्हारी स्पीड कंपैरेटिवली जो चेंज इन स्पीड है वो कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी स्पीड आएगी जिसके बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरने की बजाय कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वेट बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो चुका है। क्योंकि विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे तुम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरते जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है तो विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो दैट्स अ सब्सटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों को क्या समझ में आया वहां पर, सीधी सी बात है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जा रहा है, या नेट एक्सेलरेशन, आई शुड यूज द वर्ड, नेट एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक ऐसी स्पीड पे अगर रुक गए, एंड दैट स्पीड, जिस कांस्टेंट स्पीड से तुम गिरने लग गए, उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग बुलाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनफैक्ट जितने स्काई डाइवर्स हैं वो ये ऑल्टीमीटर लगा के चलते हैं अपने हाथों पे। जब वो कूदेंगे तो ऑल्टीमीटर होता है अपने हाथों में, तो वो देखते रहते हैं। तो एल्टीट्यूड देखने के लिए नहीं है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इसके बाद, इतनी हाइट के बाद अगर आप पैराशूट खोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पैराशूट तो हम लोग पैरासेलिंग में भी यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ वो बोर्ड को आगे लेके जाता है और तुम हवा में उड़ने लग जाते हो, है ना। सबने गोवा में देखा होगा, नहीं हुए सब गोवा, है ना, तो सबने देखा होगा। या फिर अब तो आजकल तो हर बीच में चलते हैं वो सब, तो हमने सबने देखा हुआ कभी ना कभी पैरासेलिंग करते हो, है ना। तो वो सीधा ले जाते हैं, उड़ा देते हैं। तो अगर मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे और वहां से तुम्हारा बक्कल टूट गया, रस्सी टूट गई, तो क्या, तो तुम सीधा मुंह के पास थोड़ा नीचे गिरोगे। तो वो तो कुछ भी हाइट नहीं है। तो हाइट ऑल्टीमीटर क्या करता है, क्यों रख के घूमते हो, क्यों स्काई डाइवर्स पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ कि कितनी हाइट से हम लोग स्काई डाइविंग करवाएंगे, ठीक है, या करेंगे। इतनी हाइट के बाद हम इतनी स्पीड पकड़ चुके होते हैं कि उसके बाद तुम पैराशूट खोलो ना खोलो एक बराबर है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी इतनी स्पीड हो चुकी है कि जैसे तुम अपना पैराशूट खोलोगे तो वो उतना एरिया, क्योंकि देखो तभी होता है। अच्छा, पैराशूट का इतना बड़ा एरिया क्यों होता है, दिस इज द रीजन। आर बड़ा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगी, तो वो कंपैरेटिवली आप लोगों को रोक लेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, v बहुत ज्यादा है, तो विस्कस फोर्स तब भी इतनी ज्यादा होगी कि आपकी एक तो स्पीड ज्यादा, उसका रेडियस ज्यादा, तो वो फोर्स इतनी होगी कि फैब्रिक को फाड़ देगी। तो पैराशूट खोलो, पैराशूट ना खोलो, हार्डली कुछ माइक्रो सेकेंड्स का फर्क आने वाला है खोलोगे तो, क्योंकि वो जितनी देर में तुम्हारे को सिर्फ जितनी देर में वो फट रहा है तब तक आपको रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा मिली है। इन शॉर्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ऐसा यूनिट बताया था विस्कोसिटी का, विच इज पॉइजली, है ना। तो मतलब पॉइजली वो बेचारा तो आदमी होगा, बिल्कुल। उसकी एक अपनी इक्वेशन भी है जो आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप
HCV से प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या मेंस या एडवांस की क्वेश्चंस देख रहे हैं, देयर इज अ चांस कि आप लोगों को पॉइजलीज इक्वेशन से भी क्वेश्चन आए। तो मैं इसका भी एक सोल्यूशन यहाँ पर दे देता हूँ। आई एम गिविंग यू द पॉइजलीज इक्वेशन, क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पॉइजलीज इक्वेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉइजलीज इक्वेशन क्या कहते हैं ये भाई साहब, जरा ढंग से सुनेंगे हम। पॉइजली इक्वेशन कहता है कि अगर एक पाइपलाइन के कंडीशन में, ऐसा कुछ कर देते हैं हम, ये एक पाइप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस पाइप की लेंथ हम लोग L कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्वियसली फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा, थिंक अबाउट इट। फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा, फ्लूइड फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। ये पॉइंट ए पे प्रेशर PA है, पॉइंट बी पे प्रेशर PB है ना। इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस तभी तो लिक्विड फ्लो करता है। और अच्छा, अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो फ्लूइड भी उतनी ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, यहां कहता रेट ऑफ डिस्चार्ज Q का मतलब होता है कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है विद इन अ सर्टेन टाइम, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन अ सर्टेन टाइम थ्रू अ पाइपलाइन, ठीक है। ये जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है ये इक्वल होता है पाई r⁴ अपॉन 8 ईटा L, ये देखिएगा फॉर्मूला याद ही करना है डायरेक्टली, इनटू व्हाटएवर इज द प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB। There are actually methods to understand this too. मैं कई बार क्लास में इसको कंपेयर कर देता हूं ओम्स लॉ से, ठीक है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। ओम्स लॉ में याद है, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में होते तो हम लोग R1 प्लस R2 कर लेते थे, है ना, याद है, ठीक है। तो अब मैं जनरली क्या कहता हूं, जैसे ओम्स लॉ में क्या था, I का मतलब क्या होता था, कंपेयरिंग दिस विद ओम्स लॉ, कंपेयरिंग पॉइजलीज इक्वेशन विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था, I क्या होता था, dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, सही है। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, सही बात है ना। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो वोल्टेज क्रिएट होगी, एक का पोटेंशियल पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसको हम लोग बैटरी बुलाते हैं। 10th ग्रेड में बैटरी लिखते थे हम लोग, सिर्फ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है बैटरी। तो बाकी क्या रहता था, रेजिस्टेंस, है ना। आर क्या होता था, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रो L बाय A, सही है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ, और A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर मैं उसी से कंपेयर कर देता हूं। अब इसको कंपेयर करने के लिए फ्लूइड में हमारे पास क्या क्या है, करंट की जगह है Q which is nothing but वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज, उसमें था कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहे हैं। यहां पर क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है। वहां पे क्या रीजन होता था, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए चार्ज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस इसीलिए लिक्विड मूव कर रहा है। तो डेल्टा P इज PA माइनस PB। और हम लोग यहाँ पर रिलेशन जानते थे ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू IR, सही है। बस अब देखो हो गया काम। यहाँ पर हम लोग यहाँ जानते हैं Q का फॉर्मूला क्या है, पाई r⁴ अपॉन 8 ईटा L PA माइनस PB। Q is equal to pi r⁴ अपॉन 8 ईटा L PA माइनस PB। अब देखो बेटा, I का फॉर्मूला क्या बनता है, V बाय R। ऐसे ही यहां पर भी देखा जाए
तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा P which is pressure difference which is equivalent to potential difference when we see the analog upon 8 eta L upon pi r power 4. So this is nothing but this is equivalent to resistance of flow. एक तरीके से ये सिर्फ इजी करने के लिए करवा रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा कोई रटने वाली चीजें नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉइजलीज इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी कोर्स, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक्चुअल में मैं चाहूं तो मैं आप लोगों को सीधा ये फॉर्मूला बोल सकता हूं, रट लो, काम हो गया, खत्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए उसमें बेस्ट काम करता है ये। इन शॉर्ट हम लोगों के नेट रेजिस्टेंस नीचे लगा देना, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई डिस्कस दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इन फर्दर क्वेश्चंस टू, फिलहाल आप इसको इतना नोट कर लीजिए। ओके, लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। देखिए बेटा, वैसे तो मेजरली इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली, मतलब जनरल टॉक बोल रहा हूँ, जनरली वो टर्मिनल वेलोसिटी के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि सीधा आपको क्वेश्चन में बेसिक डिटेल सारी दी होंगी, एक अननोन क्वांटिटी होगी, आराम से निकाल लीजिए, काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को पॉइजलीज के ज्यादा करा देता हूँ इन कंपैरिजन टू कि मैं आप लोगों को हैवी कैलकुलेशन करवा के वही बेसिक से क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है। वो और कुछ नहीं होने वाला, कैलकुलेशन हैवी होगी क्योंकि वो 2/9 r² g अपॉन ईटा इंटू रो या सिग्मा माइनस रो या रो माइनस सिग्मा जो भी किया था हम लोगों ने, हम वो फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे तो उसमें सिर्फ हर एक की एक वैल्यू दी होगी और एक अननोन क्वांटिटी होगी, तो बेसिकली मैथ्स ही लिखाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आई विल गिव यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जिससे आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक बातें समझ में भी आएंगी। लेट मी राइट दैट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन पॉइजलीज ताकि आपको ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो लेट मी गेस, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर में जरूर आप लोगों को पॉइजलीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट मी राइट वंस, right, so I'm reading it. Figure shows a cylinder vessel of height h filled with a, okay, capital H लिखा है, capital H लिखा है, ठीक है, filled with a liquid of density rho. At its bottom in a hole a capillary tube of radius r, small r, इसका radius है, and length L is fitted as shown. Find the flow rate of the liquid when flow starts, viscosity of the fluid is given. See, it's a very clear thing. ये open to atmosphere है तो ये क्या हो गया, P atmosphere. ये भी open to atmosphere है तो यहाँ पर क्या होगा, P atmosphere. But इस point A पे और point B पे will there be a pressure difference? Yes. PA minus PB कितना होगा, rho GH, rho G capital H given दिया हुआ है ना, रो जी एच दिया होगा, रो जी एच प्रेशर डिफरेंस मिल गया, मुझे क्यू निकालना है बेटा, क्या लिखूंगा, पाए किस कैपिलरी से बाहर निकल रहा है, इससे, तो r पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल क्योंकि लेंथ ऑफ द कंटेनर भी दिया हुआ है, इनटू पीए माइनस पीबी। सो वेरी सिंपल, द आंसर इज पाई r पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इनटू रो जी एच, एंड दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, तो I'll just write the problem then you can note it down. क्वेश्चन रीड करता है एक बार फटाफट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो कहता है वाटर फ्लोज थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, तो पहली बात है एक कैपिलरी ट्यूब दी हुई है r रेडियस की एंड लेंथ l, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 40 मिलीलीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी पहले दिया हुआ है, ये पहले यही है, व्हेन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब इज ड्यू टू अ हाइट h ऑफ द वाटर कॉलम। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने एक वाटर कॉलम लिया था हाइट h का, सिमिलर बेसिस में यहाँ पर एक कैपिलरी लगाई हुई है जिसका रेडियस r, लेंथ l दिया हुआ है और h हाइट वाटर डिफरेंस है जिसकी वजह से 40 मिलीलीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज रेट क्रिएट हो रहा है। नाउ अनदर ट्यूब ऑफ लेंथ, सेम लेंथ, तो मतलब अनदर ट्यूब ऑफ सेम लेंथ and radius r by 2 is connected in series with this tube, जो ऊपर वाली ट्यूब है उसके साथ सीरीज में लगा दिया, with the same pressure difference across the combination.
find the new flow rate of water through this combination. The question is very intriguing, बहुत ही simple सा problem है. Let me discuss this. Simple सी बात है, वो कहता है पहला, कहता है डिस्चार्ज रेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इंटू डेल्टा पी. एम आई राइट? ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो आई कैन राइट दिस कि डेल्टा पी अपॉन द फ्लो रेजिस्टेंस, सॉरी फ्लो रेजिस्टेंस है, अपॉन फ्लो रेजिस्टेंस. तो उस कंडीशन में फ्लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन पाई आर पावर 4 सॉरी 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4. इस वैल्यू का आंसर हमारे को क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 40 मिलीलीटर्स पर सेकेंड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब वो कहता है उतना ही सेम असेंबली है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो ओरिजिनल पाइप थी उसके साथ एक और पाइप जोड़ दी. ठीक है, तो मेरे पास जो ओरिजिनल पाइप थी जिसका हमारे को एल ऑलरेडी दिया हुआ है एल, ठीक है, इसका रेडियस आर था, इसके साथ हम लोगों ने एक और पाइप जोड़ दी ऑफ द सेम लेंथ एल, लेकिन रेडियस r/2 है. सही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, पाइप जुड़ रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं. तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पाइप कितनी थी, 8 ईटा एल, एल सेम है, अपॉन पाई आर पावर 4. एम आई राइट? एंड रेजिस्टेंस 2 कितना होगा, 8 ईटा एल सेम रहेगा, अपॉन पाई r/2 पावर 4, जिसका मतलब 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4 इंटू 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16. रुकिए देखते हैं, 16 आ गया. अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं. तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4, दोनों में कॉमन है, एक में आ जाएगा 1 प्लस 16. सो द आंसर इज 17 into 8 eta L upon pi r power 4. This is the new resistance of the two pipelines. ठीक है, अब यहाँ पर देखो नया Q डैश का आंसर कितना आएगा, Q डैश क्या होना चाहिए, डेल्टा P अपॉन R टोटल होना चाहिए ना. अब डेल्टा P कितना है, वो तो सेम ही है, रो जी एच है ना, प्रेशर डिफरेंस तो चेंज नहीं हुआ, हम लोग तो एक के साथ दो पाइप जोड़ दिए, लेकिन एनी हाउ द बेसिक यहाँ पी एटमॉस्फेयर ही रहेगा, ऊपर और हाइट की वजह से ही प्रेशर डिफरेंस जनरेट होने वाला है, तो वो ρgh ही रहेगा. नया रेजिस्टेंस कितना है, 17 into 8 eta L upon pi r power 4, and we know that 1 upon 17 into delta P upon 8 eta L upon pi r power 4 का आंसर हमारे को ऑलरेडी आता है. देखो जरा क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका आंसर हमारे को पता था 40. तो आंसर इज 40/17 milliliter per second. That's the answer to this problem. So see this, यहाँ पर बहुत complicated solution बनाया जा सकता है, लेकिन since हम लोगों ने इसको Ohm's law से compare कर दिया, so the solution gets very simple. This is all about the entire viscosity वाला concept. Now the next lecture will be on surface tension. You can note it down. That's it.